हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सारे रैंडम वेरिएबल के मिक्स्ड हो, कॉन्टिन्यूअस हो, डिस्क्रीट हो, गॉसियन हो, यूनिफॉर्म हो, सबके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सीख ली थी, बहुत अच्छे से कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चंस की। ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसी तरह से 4-5 पार्ट हैं, तो एक तरह से 5-6 क्वेश्चन एक साथ आप कर रहे हो। फिर गेट के 1-2 क्वेश्चन लूंगा, बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये सीडीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेंगे पीडीएफ पे बेस्ड। उसके बाद हम कुछ जो गेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो 1-2 लेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट पे हम आ जाएंगे, एक रैंडम वेरिएबल को मैप करके दूसरे रैंडम वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, बहुत ही अच्छा फ्रेम्ड क्वेश्चन है और ये 4-5 पार्ट जो हैं आपको करने हैं। तो क्वेश्चन को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, खुद से ट्राई करिए। अभी तक जितनी चीजें आपने सीखी हैं उनका एप्लीकेशन करने की कोशिश करिए। जो जहां पे आप फंसेंगे, जहां पे आपने कुछ मिस किया है, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको वो पता चल जाएगा, है ना। तो बड़े केयरफुल्ली और बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम्ड होके आते हैं और जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बार बार बता रहा था, रिपीट कर रहा था, वो पॉइंट्स अगर आपने ध्यान नहीं दिए तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे गलत करके आओगे और गलत आंसर वहां पे रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल गारंटी है उसमें। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ट्राई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, तो क्या है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय द सीडीएफ फंक्शन। सीडीएफ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो ये सफिक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, एंड दिस सीडीएफ इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स। ऐसे ही होता है, ये आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज दिस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस और मिक्स्ड, ये पूछा गया है। What is the probability of this? What is the probability of this? And what is the probability that x exists to? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इन दोनों में जस्ट डिफरेंस है कि यहाँ इक्वलिटी 1 पे है, यहाँ इक्वलिटी 1 पे नहीं है। तो सब कुछ सीडीएफ फंक्शन से निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं सीडीएफ फंक्शन को थोड़ा सा प्लॉट करूं, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, थोड़ा सा प्लॉट करो, ध्यान से सोचो, थोड़ा सा सोच लिया करो फंक्शन को। क्या है सीडीएफ फंक्शन को मैं प्लॉट करता हूं, क्या गिवन है, फॉर x लेस देन 0 इट इज 0। तो भाई x लेस देन 0 वाली पूरी ये एक्सिस है, इसके लिए fxx क्या है, 0 है। अभी 0 पे नहीं पहुंचे हैं, x लेस देन 0 पे ही है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के लिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग fxx वेरी कर रहा है। 1/2x के बराबर fxx कब है, x 0 इंक्लूड करके इक्वलिटी साइन है और 0 से ज्यादा एंड अप टू 1, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। तो fxx इज इक्वल टू 1/2x कब तक, 0 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। तो 0 वाले पॉइंट पे वैल्यू कहां से मिलेगी, इस फंक्शन से। इस फंक्शन में 0 लेस देन वाले के लिए सारे के लिए 0 था। तो अब 0 पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन से, 1/2x है, तो इस वाले रेंज में 0 है, इस वाले रेंज में, तो 0 पे fxx की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 इंटू 0, क्या आ गया, 0। तो 0 पे भी 0 आ गया और 0 माइनस पे 0 तो था ही, तो ये कंटिन्यूअस नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच में एंड 1 से जस्ट पहले, नॉट इंक्लूडिंग 1, ये 1/2x एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है। तो देखो ये 1/2 लाइन का स्लोप है, इसका स्लोप कितना, 1/2। तो ये पॉइंट लेट से 1 है, तो 1 के जस्ट पहले तक ये लाइन बेटा एग्जिस्ट कर रही है। तो 1 के जस्ट पहले आपकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 के जस्ट पहले ये वैल्यू होगी 1/2 इंटू 1 माइनस अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस बाई 2, मतलब 1/2 से थोड़ा सा कम वैल्यू होगी 1 माइनस पे, होगी कि नहीं। ये इक्वेशन आप बहुत ध्यान से करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे इक्वलिटी है कहां पे नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे सडन चेंज होता है सीडीएफ कर्व में, उस पॉइंट पे एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, जहां पे सडन चेंज होता है। तो कौन से पॉइंट इंक्लूडेड हैं, कौन से नहीं है, जो रेंज गिवन आपकी है उसी रेंज के लिए आप कर्व प्लॉट कर सकते हो। तो 1/2x आपको कब तक प्लॉट करना है, 0 पॉइंट इंक्लूड करते हुए अप टू 1 पॉइंट तक, लेकिन एक्सक्लूडिंग 1। तो 1 के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा वहां तक प्लॉट करना है। तो 1 के जस्ट पहले ये वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इंटू 1 माइनस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही होगी। 1 माइनस पे वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अपॉन 2 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या 1 माइनस एप्सिलॉन कह दो। ये ग्राफ कब तक 1/2x वैलिड है, टिल
x इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन कह सकता हूं, जहां एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एप्सिलॉन पे, x की वैल्यू रख दो 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई 2 होगा कि नहीं, है कि नहीं, ये पॉइंट हमारा क्लियर। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई 2 है, सडनली सम अमाउंट लेसर देन 1 बाई 2 है एट x इज इक्वल टू 1 माइनस पे, है ना। अब देखो 1 वाला पॉइंट जो है कहां पे है, 1 वाला पॉइंट आपका कहां पे है, इस वाली रेंज में है, इस वाली रेंज में नहीं है। तो अब 1 पॉइंट की बाद में बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, k है। अब पहला पॉइंट हम आ जाते हैं, फिर इस ग्राफ को आगे प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करना सबसे पहले जरूरी है। ध्यान से देखना, आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे f(x) की वैल्यू, मतलब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे किसी भी CDF फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। तो देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे आएगा, x ग्रेटर देन 1 वाले रेंज में आएगा। 1 से ज्यादा के लिए इस CDF फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है। 1 से ज्यादा में ही पॉइंट इंफिनिटी भी आएगा। 1 से ज्यादा जितने सारे सैंपल्स हैं x, जितने सारे स्मॉल x हैं 1 से ज्यादा इक्वल टू 1, उन सभी के लिए f(x) क्या है, k के बराबर है। तो 1 से ज्यादा वाले पॉइंट में ही, 1 से ज्यादा वाले पॉइंट में ही x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला पॉइंट भी आएगा, और उस पे वैल्यू क्या है, f(x) की कह रहा है, k है। तो ये वैल्यू k कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई कि नहीं, k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना, फॉर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए, मतलब 1 के बराबर जब x है और 1 से ज्यादा है, तो 1 वाला पॉइंट कहां पे है, इस वाले रेंज में है, यहां पे नहीं है। यहाँ ये वाली रेंज अप टू 1 तक है, लेस देन 1। 1 वाला पॉइंट कहां पे है, f(x) ये वाले में, और 1 पे वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए f(x) क्या है, 1 है। तो 1 पे वैल्यू देखो 1 है, तो ये तो 1 बाई 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जस्ट 1 माइनस से पहले 1 माइनस एप्सिलॉन पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई 2 है, और 1 पे वैल्यू सीधे कहां पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। तो देखो ध्यान से, यहां पे स्टेप चेंज है कि नहीं, देख लो। जस्ट 1 माइनस एप्सिलॉन पे वैल्यू 1 बाई 2 है, और एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या हो गई है, 1 के बराबर हो गई। तो 1 बाई 2 से चेंज होके वैल्यू कहां गई, स्टेप चेंज है कि नहीं। जैसे 1 माइनस, इस 1 पॉइंट जब इंक्लूडेड नहीं था 1 माइनस एप्सिलॉन पे, या 1 से जस्ट 1 माइनस पे, ये 1 बाई 2 था। जैसे 1 पॉइंट ऐड हुआ, f(x) की वैल्यू 1 बाई 2 से बढ़ के 1 हो गई। तो यहां स्टेप चेंज हुआ कि नहीं, एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से, एक सिंगल पॉइंट ऐड हुआ 1 माइनस में, एक सिंगल पॉइंट ऐड होके आप पहुंच गए 1 पॉइंट पे, लेकिन CDF की वैल्यू में कितने का चेंज हुआ, 1 बाई 2 से 1 का चेंज हो गया, 1 बाई 2 अमाउंट का चेंज हो गया 1। एंड फॉर x ग्रेटर देन, इस 1 से ज्यादा के लिए f(x) क्या है, 1 के बराबर है, हमेशा 1 के बराबर। ये आ गया कि नहीं, यही ग्राफ आएगा कि नहीं। फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 पे भी 1 वैल्यू है, और 1 से ज्यादा, x 1 से ज्यादा के लिए भी आपकी वैल्यू f(x) की क्या है, 1 के बराबर है, मतलब ये कांस्टेंट है। फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए कांस्टेंट वैल्यू 1 पे है, तो 1 पे भी वैल्यू 1, और 1 से ज्यादा के लिए भी वैल्यू 1। और मैंने बताया था CDF कर्व में जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है, उस पॉइंट पे भी वैल्यू वेल डिफाइंड होती है, बताया था आपसे। और जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हो रहा होता है, स्टेप चेंज होके आप जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, वही उस पॉइंट पे भी वैल्यू होती है, और उस पॉइंट से ज्यादा वाले पॉइंट पे भी वही वैल्यू होती है। 1, जैसे 1 पे अगर स्टेप चेंज हुआ, तो स्टेप चेंज होके जहां पहुंच गए 1 पे भी वही वैल्यू होगी, और 1 प्लस एप्सिलॉन पे भी यही वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात, ये है। तो अब बताओ ये किस CDF को रिप्रेजेंट कर रहा है, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, पहला आंसर आ गया। इज दिस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस और मिक्स्ड, कैसा रैंडम वेरिएबल है, इट इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। बी का आंसर क्या है, ये ए वाला पार्ट आपने कर लिया, बी वाले पार्ट का क्या ऐसा आंसर है, इट इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मैंने बताया था अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो केवल कांस्टेंट और स्टेप चेंज, कांस्टेंट और स्टेप चेंज स्टेयर केस फंक्शन होता था प्योरली। यहां स्टेयर केस फंक्शन है क्या, कांस्टेंट स्टेप चेंज कांस्टेंट नहीं, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो नहीं है, उसका CDF तो नहीं है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में परफेक्टली कंटीन्यूअस होता है आपका रैंडम CDF एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे स्टेप चेंज नहीं हो सकता, हर पॉइंट पे राइट फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ये कंटीन्यूअस होता है, एंड देयर इज नो स्टेप चेंज इवन एट ए सिंगल पॉइंट।
तो ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है। और मिक्स्ड में क्या होता है, कंटीन्यूअस का नेचर हो जाएगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो सीडीएफ, एंड एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे स्टेप चेंज हो सीडीएफ करो में, तो आपका क्या आ जाता है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो देखो वैसा है, देखो -∞ से 0 में कंटीन्यूअस है, हर जगह 0 वैल्यू है। यहां पे भी देखो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, लेकिन एट 1 पे देयर इज डिसकंटिन्यूटी, देयर इज स्टेप चेंज, एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। बाकी फिर से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए क्या है, देखो ग्रेटर देन 1 पे ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, एकदम हर जगह 1 वैल्यू कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस है हमेशा, ठीक है ना। केवल 1 पे ये डिसकंटिन्यूटी है, देयर इज स्टेप चेंज, एंड दिस रिप्रेजेंट द सीडीएफ ऑफ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो कौन सा रैंडम वेरिएबल बता दो बेटा, इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। अब तीसरे पे आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट बहुत ही अच्छा है, सी पार्ट और डी पार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी पहले बताना है, सारी चीजें मैंने पढ़ाई है उसको मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपको उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1/2 एंड 1, और आपको बताया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप सीडीएफ फंक्शन वाली प्रोबेबिलिटी अगर यूज करना चाहते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी, तो तभी आप यूज कर सकते हो जब रैंडम वेरिएबल x की रेंज क्या हो, ए पे इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, डिस्क्रीट के केस में। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का अगर ये सीडीएफ होता, अगर एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रूफ हो जाता कि एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, फिर यहां पे इक्वलिटी हो, यहां पे ना हो, दोनों जगह इक्वलिटी हो, दोनों जगह ना हो, हर केस में fxb माइनस fxa वाला फार्मूला वैलिड हो जाता था, बताया था। लेकिन मिक्स रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों का मिक्स नेचर होता है, इसीलिए मिक्स रैंडम वेरिएबल के लिए भी जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का fxb माइनस fxa, ये तभी वैलिड है, आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a लेस देन b, ये तभी एग्जैक्ट सेंस में यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। कब, जब a पे इक्वलिटी ना हो, ग्रेटर देन a और लेस देन आर इक्वल टू b पे इक्वलिटी हो, तो आप कह सकते हो इसको fxb माइनस fxa, क्योंकि मिक्स रैंडम वेरिएबल में भी डिस्क्रीट नेचर आ जाता है, डिस्क्रीट नेचर तो होगा ही तभी तो मिक्स्ड है, और जैसे डिस्क्रीट नेचर आता है तो प्रोबेबिलिटी x a ग्रेटर देन a एंड लेस देन आर इक्वल टू b के लिए ही ये फार्मूला हमेशा वैलिड है। जबकि कंटीन्यूअस में कहीं भी इक्वलिटी हो, कहीं पे ना हो, a से b के बीच में कहीं इक्वलिटी हो, कहीं ना हो, इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा fxb माइनस fxa होती है, क्योंकि वहां एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जबकि मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा तो देयर विल बी स्टेप चेंज एटलीस्ट एट अ सिंगल पॉइंट, और जहां पे स्टेप चेंज होता है सीडीएफ कर्व में, उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की फिर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो पॉइंट इंक्लूडेड है आपके रेंज में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में कि नहीं, उससे टोटल प्रोबेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। वो पॉइंट इंक्लूडेड है तो उसकी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। वो पॉइंट अगर इंक्लूडेड नहीं है तो वो प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी। जबकि अगर एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो सिंगल पॉइंट के ऐड होने से नहीं होने से टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। तो मिक्स रैंडम वेरिएबल के लिए भी अगर ये सीडीएफ फंक्शन वाला फार्मूला आप यूज करना चाहते हो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए, तो रेंज शुड बी जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाला होता है, ताकि आपको पॉइंट इंक्लूडेड है कि नहीं है वो आपको एग्जैक्टली कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, एग्जैक्टली कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहां पे देखो एकदम परफेक्टली यही वाला है, तो इस फार्मूले को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। मिक्स रैंडम वेरिएबल के लिए भी मैं इसको कैसे लिखता हूं, सिंपली fx क्या b माइनस fx a, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू fx1 की वैल्यू कितनी है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए k1, ये 1 है, 1 देख लो ना, 1 पे वैल्यू मैंने बताया था, जहां स्टेप चेंज होता है, स्टेप चेंज होके जहां वो पहुंच जाता है वही सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू होती है उस पॉइंट पे भी जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हो रहा होता है, और उसके जस्ट प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन पे भी वही वैल्यू होगी, है ना। तो 1 पे भी वैल्यू 1 है और 1 प्लस एप्सिलॉन पे भी वैल्यू 1 है, क्योंकि राइट हैंड साइड से सीडीएफ फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, वेदर इट इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज फॉर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। तो यहां से भी देख लो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू बतानी है, और 1 है कहां पे, इस रेंज में है, और उस पे वैल्यू कितनी है 1 माइनस fx 1/2, 1/2 किस रेंज में है, इस रेंज में, ध्यान से देखो 0 और 1 के बीच में है ना 1/2 पॉइंट,
तो यहां से वैल्यू कितनी 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 यक्स के बराबर होता है, तो यक्स की वैल्यू 1/2, तो 1 - 1/4। तो एट x इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू कितनी है x/2। तो अगर x 0 से 1 के रेंज में है तो fx की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू यक्स। तो x इज इक्वल टू 1/2 इसी रेंज में है, तो उस पे वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू बतानी 1/2, तो 1 - 1/4। ये आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। वैसे भी यहाँ पे देख लो, यहाँ इस से वैल्यू निकालोगे 1/2 पे तो ये 1/4 ही आएगी, ठीक है ना 1/4। अब अगला क्वेश्चन है डी ऑप्शन, डी ये पूछ दिया जाता है ना, तो आधे लोग ये वाले और ये वाली प्रोबेबिलिटी में बहुत लोग गलती कर रहे थे। अगली प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा रही है ध्यान से, इसीलिए मिक्स्ड और डिस्क्रीट के केस में किस पॉइंट पे इक्वलिटी है किस पॉइंट पे नहीं है वो देखनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूअस है तो देखने की जरूरत बेटा नहीं है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आधे लोगों से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ध्यान से बताओ यक्स बिटवीन 1/2 एंड 1, यहां देखो 1 पे इक्वलिटी नहीं है, क्या आपको बताना है। अब देखो मैं जब CDF फंक्शन की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करना चाहता हूं CDF फंक्शन के फॉर्म में, CDF फंक्शन के फॉर्म में अगर मैं फार्मूला यूज करना चाहता हूं तो मिक्स रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। यहां देखो x इज लेस देन 1 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 1/2 से ज्यादा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग 1 एंड अप टू 1 तक होना चाहिए एक्सक्लूडिंग 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या CDF के फार्मूले को यूज करने के लिए, देखो मैं कैसे लिख सकता हूं ध्यान से देखना, इसको मैं इक्वलिटी में बदल दूं तभी मैं ये फार्मूला ए बी वाला यूज कर पाऊंगा। और ये इक्वलिटी किस पे है, ये 1, इसको 1 को एक्सक्लूड करना है, बस 1 तक जितने पॉइंट हैं, जस्ट 1 के पहले तक जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट लेने हैं, 1 को नहीं लेना है। तो 1 से पहले जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है मैं ले लेता हूं 1 - एप्सिलॉन, तो मैं इक्वलिटी लगा सकता हूं, मतलब 1/2 से ज्यादा जितने पॉइंट हैं और अप टू 1 - एप्सिलॉन तक जितने पॉइंट हैं इंक्लूडिंग 1 - एप्सिलॉन, वो सारे की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। इसमें देखो 1 अब इंक्लूडेड नहीं है, 1 - एप्सिलॉन तक ही मैं गया हूं, इंक्लूड किसको कर रहा हूं इक्वलिटी साइन 1 - एप्सिलॉन, मैं ये कर सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। तो मिक्स रैंडम, अब देखो ये इसको मैं लिख सकता हूं क्या fx 1 - एप्सिलॉन माइनस fx 1/2 लिख सकता हूं, अब सीधे सीधे लिख सकता हूं कि नहीं, ध्यान से देखना, लिख सकता हूं fxb माइनस fxa, b है ये, a है ये। अब देखो fx की वैल्यू 1 - एप्सिलॉन पे कितनी है, 1 - एप्सिलॉन पॉइंट लेस देन 1 है, 1 - एप्सिलॉन पॉइंट जस्ट लेस देन 1 है बेटा, जस्ट लेस देन 1 है। तो ये जस्ट लेस देन 1 के लिए 1 - एप्सिलॉन इस रेंज में आएगा, x इज इक्वल टू 1 - एप्सिलॉन पॉइंट इस रेंज में आएगा, और इस रेंज में अगर x है तो fx की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू x, तो ये कितनी वैल्यू है 1/2 इंटू 1 - एप्सिलॉन माइनस fx 1/2, तो इसी रेंज में है परफेक्टली, और उस पे वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, fx 1/2 की वैल्यू हमने यहां भी निकाली है 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है ना। x इस रेंज में अगर 0 से 1 के रेंज में तो fx की वैल्यू 1/2 इंटू x की जो वैल्यू है वो रख दो, तो 1/2 इसी रेंज में है तो उस पे fx की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब ये देखो एक तरह से कितना आ गया 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/2 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस 1/2 एंड 1/2 एप्सिलॉन इज और भी ज्यादा स्मॉल, एप्सिलॉन बहुत ज्यादा छोटा होता है, 1/2 तो फाइनाइट वैल्यू है 0.5, मच 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 ग्रेटर देन 1/2 एप्सिलॉन। तो 1/2 एप्सिलॉन को 1/2 के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 आई बेटा, देख लो 1 इक्वल था 1 नहीं था, उसमें बहुत चेंज हो गया, क्योंकि 1 पॉइंट ऐड होने से देखो डिस्क्रीटनेस क्या करता है, यहां पे 1 पॉइंट इंक्लूडेड था और 1 पॉइंट एक सैंपल 1 जैसे आपने इंक्लूड किया, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1/2 से लेके 1 तक जितने सैंपल हैं एक्सक्लूडिंग 1 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहां 1/2 से 1 तक इंक्लूडिंग 1 है, तो इन दोनों में केवल एक सैंपल का डिफरेंस है, इसमें एक सैंपल ज्यादा है, कौन सा 1 वाला, तो 1 वाले सैंपल को और ऐड कर दूं इस प्रोबेबिलिटी में, मैं इस वाले रेंज की प्रोबेबिलिटी में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं। और 1 वाले पॉइंट पे देखो 1 वाले पॉइंट पे सडन चेंज हुआ है, कितने अमाउंट का 1/2 अमाउंट का, कितने का चेंज हुआ है
वन वाले पॉइंट पे कितने अमाउंट का चेंज हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो कितने का चेंज हुआ है, वो ये देखो 1/4 आएगा बेटा, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 इज मच ग्रेटर देन 1/2 एप्सिलॉन, तो ये 1/4 आएगा, ठीक है ना, 1/2 नहीं 1/4। तो अब ध्यान से देखो इस वाले जो प्रोबेबिलिटी आई है 1/2 नहीं 1/4, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, ठीक है ना। तो इस वाले रेंज में क्या है, बस इस और इस रेंज में डिफरेंस यही है कि इसमें 1 एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूडेड है, इसमें वो 1 वाला सैंपल इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इस वाले रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस वाले रेंज की प्रोबेबिलिटी और उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इस रेंज में एक सैंपल और ऐड हो गया, तो उस सैंपल की भी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी इस रेंज की आ जाएगी, ठीक है। तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी 1/4 और इस वाले रेंज में ये रेंज तो पूरी है ही और एक एक्स्ट्रा सैंपल 1 है, और उस एक्स्ट्रा सैंपल 1 की देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैंने कहा था जब भी सीडीएफ कर्व में स्टेप चेंज हो किसी सिंगल पॉइंट पे तो जितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता है वही उस पॉइंट के प्रोबेबिलिटी होती है, उस सैंपल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होती है। तो 1 पे कितने अमाउंट का चेंज हुआ है, 1/2 से 1 गया है, 1/2 अमाउंट का चेंज हुआ है, तो 1 सैंपल वैल्यू अज्यूम करने की, एक सिंगल सैंपल वैल्यू 1 सैंपल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक सिंगल पॉइंट 1 का, तो इसमें 1 नहीं है इसमें 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दूं तो इसकी मिल जाएगी कि नहीं, तो 1/4 प्लस 1/2 कर दो, देखो 3/4 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए डिस्क्रीट डोमेन या मिक्स डोमेन में जब आपको fxb माइनस fxa फार्मूला यूज करना है तो रेंज शुड बी लाइक दिस ओनली, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था a से b रेंज होनी चाहिए, a पे इक्वलिटी हो b पे ना हो, b पे इक्वलिटी हो a पे ना हो, दोनों पे इक्वलिटी हो दोनों पे ना हो, ये फार्मूला हमेशा वैलिड। क्यों, क्योंकि ये b पॉइंट इंक्लूड करो ना करो बी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। जैसे यहां पे अगर ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो 1 सैंपल अज्यूम करने की, एक सिंगल 1 पॉइंट अज्यूम करने की या सैंपल वैल्यू 1 अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 0 होती, और सीडीएफ कर्व में कोई स्टेप चेंज नहीं होता, कंटिन्यूटी होती। तो ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी फिर सेम आती, कैसे, इसकी आती 1/4 प्रोबेबिलिटी लेट्स से, अगर और 1 पॉइंट यहां पे बस एक एक्स्ट्रा है यहां पे इस वाली रेंज में, तो 1 पॉइंट जो 1 सैंपल वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी इस वाले में और ऐड कर दो, और सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चूंकि 0 है क्योंकि सीडीएफ कर्व इज कंटीन्यूअस नेचर, सीडीएफ कर्व कंटीन्यूअस नेचर का है, तो आपका 1 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंगल पॉइंट की 0, तो 1/4 में 0 ऐड कर दो तो इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती, सेम आती। लेकिन यहाँ 1 पॉइंट पे क्या है, स्टेप चेंज, तो यहाँ पे 1 पॉइंट की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, तो 1 पॉइंट यहाँ रेंज में ऐड होने से प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल सैंपल की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है तो उसके ऐड होने से फाइनाइट प्रोबेबिलिटी में एडिशन होगा और वो चेंज हो जाएगा, जबकि सिंगल पॉइंट का ऐसे तो 0 होता है। अगर यही 1 पॉइंट नहीं होता, इस रेंज में कोई 1/2 पॉइंट होता तो 1/2 पॉइंट ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 पॉइंट अगर मैं कहूं सैंपल वैल्यू 1/2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिंगल पॉइंट की 0 है बेटा, ये कंटीन्यूअस है 1/2 पॉइंट पे, है ना। तो मैंने क्या बताया, सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी तभी होगी अगर सीडीएफ कर्व में उस सिंगल पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है, अगर सिंगल पॉइंट पे स्टेप चेंज नहीं है तो उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ 1 पॉइंट इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये 1/4 और 3/4, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन था, है ना, ये आपको समझाने के लिए कि ये इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कोई ऐसा सैंपल वैल्यू इंक्लूड या एक्सक्लूड होता जिस सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं थी, फिर तो उस पॉइंट के इंक्लूड होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी सेम हो जाती। लेकिन इन दोनों में एक ऐसा सैंपल पॉइंट था जो इंक्लूड एक्सक्लूड होता था, जिस सिंगल पॉइंट की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी, तो उसके इंक्लूड या एक्सक्लूड होने से टोटल प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ना ही था, तो वो पड़ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो बेटा, लास्ट वाले के ई पॉइंट के। फिर एक अगला क्वेश्चन लेंगे, वो पीडीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन होगा और वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x एक्सीड्स 2? तो ये क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2। कैसे करोगे बेटा, सीडीएफ कर्व से निकालना है, पीडीएफ से निकालना तो आपने सीखा होगा, 2 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, किसको, पीडीएफ का। पीडीएफ किसी रेंज के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना होता है,
पीडीएफ कर्व का एरिया निकाल लेना होता है उस रेंज के लिए जिस रेंज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो x ग्रेटर देन 2 कौन से रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से लेके इंफिनिटी तक के रेंज को, तो 2 टू इंफिनिटी में एरिया निकाल लेते। तो या तो एक काम करो कि सीडीएफ को डिफरेंशिएट करो और वहां से पीडीएफ निकालो, क्योंकि सीडीएफ का डिफरेंशिएशन इज पीडीएफ, फिर पीडीएफ से निकालो। लेकिन जब सीडीएफ बेटा पता है तो आपको कॉमन सेंस यूज करने आना चाहिए। अब अगर आप इसके पीडीएफ निकालोगे, पीडीएफ निकाल के फिर सॉल्व करने जाओगे, फिर तो हो गया बेटा, फिर तो हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, या इसको इस तरह से ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी क्यों लिखूं, x लेस देन आर इक्वल टू 2 लिख सकता हूं कि नहीं। भाई ये क्या पूछा है कि आपको क्या पूछा है, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के पॉइंट हैं सारे, 2 पॉइंट यहां पे कहीं है, 2 पॉइंट यहां पे कहीं है। तो ये पूछा है 2 पॉइंट से ज्यादा जितने पॉइंट हैं, x एक्सीड्स 2, यहां इंक्लूड नहीं कर रहा है 2 को, ध्यान रखना, x एक्सीड्स 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है, उन सारे सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सारे सैंपल 2 से ज्यादा हैं। मतलब यहां 2 से ज्यादा जितने 2 से लेके इंफिनिटी तक के सैंपल हैं उन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जितने सारे सैंपल हैं उन सारे सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होगी, क्योंकि सारे सैंपल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ही होंगे। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक अगर सारे सैंपल की मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो तो 1 होगा। अब मैं माइनस इंफिनिटी से 2 तक जितने सैंपल हैं इंक्लूडिंग 2, उन सब की प्रोबेबिलिटी प्लस जितने सैंपल 2 से ज्यादा हैं अप टू इंफिनिटी, उन सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी मिलके क्या होगी, 1 होगी कि नहीं। मैं ये कह सकता हूं माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक इंक्लूडिंग 2 जितने सैंपल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी प्लस जितने सैंपल 2 से ज्यादा हैं और अप टू इंफिनिटी तक है उन सैंपल की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला दूं तो भी इक्वल टू 1 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं 2 से ज्यादा जितने सैंपल हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू इंफिनिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस जितने सैंपल हैं माइनस इंफिनिटी से 2 तक इंक्लूडिंग 2 उनकी प्रोबेबिलिटी कह सकता हूं। वही मैंने लिखा है 1 माइनस x लेस देन आर इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को इंक्लूड करते हुए और 2 से कम जितने सैंपल हैं अप टू माइनस इंफिनिटी तक उनकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ये 1 में से घटा दूं इनकी प्रोबेबिलिटी तो बचेगा क्या, 2 से ज्यादा वाले अप टू इंफिनिटी तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी। मैंने इसको इसलिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक चीज पता है f(x) क्या होता है, CDF फंक्शन ऑफ एनी गिवन रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन आर इक्वल टू x, ये होता है कि नहीं। f(x) CDF फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू x। हम क्या CDF फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके अप टू उस पॉइंट तक इंक्लूडिंग दैट पॉइंट जितने सैंपल है उन सबकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, वही मुझे मिल जाती है CDF फंक्शन की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, है ना। तो इसीलिए मैंने x लेस देन आर इक्वल टू x के फॉर्म में ले गया, क्योंकि CDF फंक्शन की वैल्यू के फॉर्म में ये लिखा है। तो ये क्या लिखा है बेटा, 1 माइनस f(x) 2 लिखा है कि नहीं, f(x) ये होता है और f(x2) की वैल्यू देखो पता है 1 माइनस f(x2) कहाँ है, इस रेंज में कहीं, और उस पर वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 0 आ गया। मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है रैंडम वेरिएबल की, 0 है। 2 से ज्यादा वैल्यू वो अज्यूम नहीं करा, प्रोबेबिलिटी 0 आने का क्या मतलब, 2 से ज्यादा जो सैंपल वैल्यू हैं उनको रैंडम वेरिएबल अज्यूम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है बेटा, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। आंसर आ गया कि नहीं, ध्यान से। CDF का थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज कर लिया, नहीं तो डिफरेंशिएट करते, PDF निकालते, एरिया अंडर कर्व निकालते, है ना। और वैसे भी देखो अगर इसका PDF तुम निकालते तो क्या आता, PDF मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, PDF अगर निकालते तो क्या आता, माइनस इंफिनिटी से 0 में डिफरेंशिएशन 0, देखो 0 से 1 तक एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है 1/2 है, तो लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट के बराबर वो कांस्टेंट क्या होता है जो लाइन का स्लोप है, 1/2 आ गया, कब तक, अप टू 1 तक। और 1 पे आपको क्या आ गया, एक इंपल्स फंक्शन आ गया, कितने का, 1/2 का, 1 पे आपको एक इंपल्स फंक्शन आ गया 1/2 का, और 1 से ज्यादा के लिए फिर क्या हो गया, 0। मतलब आप क्या करते, इसी PDF कर्व को आपको इंटीग्रेट करना है f(x) बिटवीन 2 टू इंफिनिटी, और 2 टू इंफिनिटी में f(x) क्या है
जीरो है, जो आपका पीडीएफ है वो जीरो है 2 से इन्फिनिटी में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 से ज्यादा के लिए सीडीएफ क्या है, 1 के बराबर है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पीडीएफ कर्व का एरिया ही तो निकालना है। अगर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो 2 टू इन्फिनिटी का एरिया कितना हो गया, जीरो, क्योंकि f(x) हर जगह जीरो है 2 से इन्फिनिटी में, तो जीरो ही आनी थी प्रोबेबिलिटी, आ गई दोनों नेचर से। तो ये दिमाग में बैठाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लो, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स आप समझते नहीं हो, कौन इंक्लूड हो रहा है, कौन एक्सक्लूड हो रहा है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इसीलिए आप फंसते हो। जब क्रिस्टल क्लैरिटी रखोगे तो क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हम कर चुके सीडीएफ पे बेस्ड, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सीडीएफ का भी जरूरत पड़ेगी, पीडीएफ तो गिवन है ही, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, जब सी डी पार्ट देखेंगे बहुत लोग घबरा जाएंगे, जबकि इसका मैं मतलब भी समझाऊंगा, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये निकालने को कह रहा है ना। तो इसीलिए जो बेसिक्स पार्ट मैंने शुरू के 6-7 घंटे लिए थे ना बेटा, बहुत लोगों को लग रहा होगा क्यों सर पढ़ा रहे हैं, वो इसी सब क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन जो लोग सो कॉल्ड बस पढ़ा देते हैं आपको सिंपल सी मैपिंग और ये सब स्टैंडर्ड पीडीएफ, उन लोगों से ये हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, बस दिमाग लगाते रहेंगे, क्रिस्टल क्लियरली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब उन बेसिक्स का यूज करके मैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा, है ना, ताकि वो मुझे बार बार बताना ना पड़े। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होता है तो सोल्यूशन देखिए। और ये बहुत बेहतरीन फ्रेम्ड क्वेश्चन है। पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन एज, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, और ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कि नहीं। पीडीएफ कर्व में अगर एक इंपल्स फंक्शन किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए और बाकी जगह वो कंटीन्यूअस नेचर हो, और इंड पॉइंट्स पे अगर स्टेप चेंज हो, मे बी हो ना हो, तो वो अगर एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट पे इंपल्स फंक्शन आ गया, मैक्सिमम पॉइंट्स पे वो कंटीन्यूअस नेचर है, और बाकी इन पॉइंट्स पे मे बी देयर इज स्टेप चेंज और नॉट, तो वो रिप्रेजेंट करता है मिक्स रैंडम वेरिएबल को, है ना, हमेशा। और अगर ऐसा नहीं है, कंटीन्यूअस है सारे पॉइंट्स पे, और इंड पॉइंट्स पे अगर स्टेप चेंज है, हो भी सकता है स्टेप चेंज नहीं भी अगर है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीडीएफ है, सीडीएफ नहीं है। यही स्टेप चेंज अगर सीडीएफ में होता किन्हीं पॉइंट्स पे, तो यही हो जाता कैसा, आपका क्या हो जाता, आपका हो जाता मिक्स रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है, पहली चीज। अगर पूछा जाता कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन इट इज परफेक्टली अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका मैं पीडीएफ बहुत सीडीएफ बहुत इजीली खींच सकता हूं, मैंने सिखाया था यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ खींचना। कुछ नहीं, लोअर पॉइंट जहां पे वहां तक 0, फिर -1 से 1 के बीच में एक लाइन आएगी जिसका स्लोप होगा 1/2, और 1 पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा 1 पे। ये बताया था, सीधे खींचना। इसका अगर सीडीएफ मुझे ड्रॉ करना हो तो कुछ नहीं, ऐसा सीडीएफ कुछ आएगा, मैं इसी पे ओवरलैप कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक एक लाइन आएगी, इस लाइन का स्लोप है 1/2, और इसके बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैंने सीडीएफ खींच दिया ब्लैक लाइन से, उसी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। और जब ये 1/2 स्लोप है तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू, निकाल के देखना सीडीएफ करो की। और x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये 1 ही होगा, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सीडीएफ की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे क्या है, डिटरमाइन करना है दिस, ये बहुत इजी है, दिस ये भी बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ये और ये इस सी और डी पार्ट जो कर लेगा उसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी आती है, और उसको थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल भी आता है। मैं उसको मानता हूं कि वो सोच सकता है, लॉजिक्स लगा सकता है, एंड इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द इंट्यूसिव थिंकिंग एंड द लॉजिक्स इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन ओनली यू कैन सॉल्व द गुड क्वेश्चंस, है ना। नहीं तो इजी क्वेश्चन में तो आप रट्टा मार के कर ही सकते हो, उसका तो हो ही सकता है, ठीक है ना। तो मैं ए पार्ट पहले करता हूं, सिंपल सा है, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। देख लो सीडीएफ कैसा है, सीडीएफ इज परफेक्टली कंटीन्यूअस इन नेचर। यहां देखो कंटीन्यूअस, यहां पे भी कोई सडन चेंज हुआ नहीं, 0, यहां पे 0 वैल्यू थी, जस्ट इसके प्लस पे भी 0, यहाँ फिर देखो ये कंटीन्यूअस, फिर यहां भी कोई स्टेप चेंज नहीं है, सीडीएफ करो में परफेक्टली कंटीन्यूअस है।
और परफेक्टली जब CDF कंटीन्यूअस होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को ना। तो सारी चीजें जो पढ़े हो उसको यूटिलाइज किया करो क्वेश्चन, ताकि कभी भूलोगे नहीं। पहला क्या करना है? प्रोबेबिलिटी, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट। एक आध पार्ट थोड़ा इजी होना चाहिए ना हर क्वेश्चन में, सारे अगर टफी कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब ये किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए? 1/2 से ज्यादा अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी उन सारे सैंपल्स की जो 1/2 से लेके अप टू कहां तक है? इंफिनिटी। तो ये किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 से लेके इंफिनिटी तक के सैंपल की रेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कभी भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस उस रेंज, ये रेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 से लेके अप टू इंफिनिटी रेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उस रेंज में PDF करो का इस रैंडम वेरिएबल के एरिया निकाल दो, fx(x) dx, यही करना होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/2 टू इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, 1/2 से 1 तक, 1/2 पॉइंट कहीं यहाँ, 1/2 से 1 तक तो fx(x) 1/2 है, और 1 से ज्यादा के लिए तो क्या है? fx(x) 0 है। ये CDF है, ब्लैक लाइन, ब्लू लाइन से PDF है, तो PDF का एरिया निकालना है। तो 1/2 से 1 तक तो PDF की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू dx हो गया, प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक जो fx की वैल्यू है 0 है, fx(x) dx की वैल्यू क्या है? 0। fx(x) की वैल्यू 0 है ना। तो हमें fx(x) की का एरिया निकाल देना है। PDF कर्व का एरिया बिटवीन द रेंज 1/2 टू इंफिनिटी। इस रेंज को मैंने दो भाग में ब्रेक कर दिया, 1/2 टू 1। 1/2 टू 1 के बीच में fx(x) की वैल्यू कितनी है? 1/2 रख दी dx, प्लस 1 टू इंफिनिटी वाली रेंज, 1/2 टू इंफिनिटी को 1/2 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी, एंड 1 टू इंफिनिटी में fx(x) की वैल्यू कैसी है? 0 है, fx(x) की वैल्यू 0 dx। तो ये क्या आ गया बेटा? सिंपल सी बताओ, 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 1/2 टू 1, प्लस ये तो 0 ही आ गया, ये 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो ये क्या आंसर आ गया पहले पार्ट का? कुछ नहीं, 1/4 आ गया। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर तो आपने सिंपली निकाल दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया होता, खुशी खुशी करके चले आए होते, एकदम एंजॉय करते कि भाई चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में नंबर पा गया मैं, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्ट सीखनी भी जरूरी है ना। एमटेक करने जाओगे कम्युनिकेशन में तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं पूछा जाएगा, वहां बहुत टफ चीजें आएंगी, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब देखो अगली बी पार्ट हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0 व्हाइल इट इज नोन दैट x इज लेस देन 1/2। तो देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती कि नहीं, E1 by E2। ये क्या कह रहा है? रैंडम वेरिएबल x 1/2 से लेस वैल्यू ले चुका है। ये मुझे पता है कि x ने जो वैल्यूज ली हैं वो 1/2 से कम है, ये इवेंट हो चुकी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0? आपको क्या बताना है? x लेस देन 1/2 वाली इवेंट हो चुकी है, मतलब रैंडम वेरिएबल x 1/2 से लेस वैल्यू ले चुका है। देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, अब बतानी है, ये इवेंट हो गई है, तब बतानी है कि इस इवेंट x ग्रेटर देन 0 वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको कैसे लिखते हो? ये एक तरह से इवन इवेंट है, ये एक तरह से E2, तो उसको कैसे लिखते हो? प्रोबेबिलिटी इवन इंटरसेक्शन E2, मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1/2, इन दोनों की जो कॉमन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 निकालनी है, यही निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें मैं नीचे वाली चीज बड़ी सिंपल है, ऊपर वाली चीज को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2। ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1/2 की इंटरसेक्शन कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो इन दोनों के कॉमन सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि नहीं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन दोनों इवेंट में जो कॉमन है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1/2, दोनों इवेंट में जो चीजें कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी दोनों के इंटरसेक्शन की, इवन इंटरसेक्शन E2, यही तो कहते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आप मेरा देख लेना, 4-5 जो मैंने पढ़ा है वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से डील किया, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आएगी रैंडम वेरिएबल में, इसलिए उसको देख लेना, है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? x 0 से ज्यादा जितने सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, ये कह रहे हैं इवेंट इवन, 0 से ज्यादा जितने सैंपल हैं, और ये 0.1/2, ये कह रहा है 1/2 से लेसर जितने सैंपल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी।
तो 0 से 1/2 के बीच में जो सैंपल हैं वो दोनों में कॉमन है कि नहीं। ये कह रही इवेंट 0 से ज्यादा जितने सैंपल है अप टू इन्फिनिटी उन सबकी प्रोबेबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट E1 को। इवेंट E2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 से लेसर जितने सैंपल है, 1/2 से लेके अप टू -∞ तक जितने सैंपल है उनकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो इन दोनों में 0 से 1/2 वाले सैंपल दोनों वाले इस रेंज में और इस रेंज में, दोनों इवेंट E1 एंड E2 में कौन से सैंपल कॉमन है, 0 से लेके 1/2 तक। तो 0 से लेके 1/2 तक के सैंपल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी बता दूं तो ये इंटरसेक्शन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 0 एंड 1/2, दोनों में कॉमन। और किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो क्या करना होता है, किसी रैंडम वेरिएबल में, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उस रेंज के अंदर एरिया निकाल लो, किसकी, उसके पीडीएफ करो की। तो क्या करना है, उस रेंज के अंदर एरिया निकालना है fxx dx का। और 0 से 1/2 में, 0 से 1/2 में fxx कांस्टेंट है 1/2, तो ये क्या आ गया 0 to 1/2, 1/2 dx आ गया। और 1/2 बाहर x dx का इंटीग्रेशन, ये 0 to 1/2, तो 1/2 - 0 ये आ गया 1/4। अभी मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं मिली है x ग्रेटर देन 0 ऑब्लिक x लेस देन 1/2, उसमें मुझे एक और प्रोबेबिलिटी चाहिए डिवीजन में। मुझे ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/4, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x लेस देन 1/2, ये तो ग्रेटर देन 1/2 था। x लेस देन 1/2 किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, -∞ to 1/2 रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसी रेंज के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उस रेंज के अंदर पीडीएफ करो का एरिया निकाल देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखो -∞ to 1/2 पीडीएफ करो का एरिया निकालना, तो इसको मैं दो भाग में ब्रेक कर दूं, -∞ to -1 एंड -1 to 1/2, है ना, क्योंकि -∞ से -1 में fxx कुछ और है और -1 से 1/2 में कुछ और है। तो -∞ to -1 fxx dx प्लस -1 to 1/2, तो ये टोटल रेंज -∞ to 1/2 हो गई, fxx dx लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां से -∞ से -1 में fxx क्या है 0, तो ये एरिया 0 आ जाएगा, 0 dx करोगे तो एरिया 0। -1 से 1/2 में आपका बच गया क्या, तब ये इंटीग्रेशन बच गया -1 से 1/2, fxx की वैल्यू इस रेंज में क्या है 1/2 dx, तो 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x एंड रेंज इज -1 to 1/2। तो ये क्या आ गया बेटा 1/2 माइनस -1, ये 3/2 आ गया, 1/2 + 1, 3/2 into 1/2, ये क्या आ गया 3/4 आ गया, 3/2 into 1/2 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा बताओ, 1/4 आ गई ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी यहां से, और ये 3/4, ये कितना आ गया 1/3 आ गया। कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का, दिस इज नथिंग बट 1/3, ये आ गया आंसर। अब मेन है ये दोनों पार्ट, और सी पार्ट इसीलिए पूछा गया है क्योंकि डी पार्ट के कैलकुलेशन के लिए सी पार्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आप कह सकते हो लिंक्ड टाइप के क्वेश्चन जो पहले आते थे गेट में, अब तो आना बंद हो गया जब से नेट टाइप शुरू हुआ। तो पहले पार्ट का आंसर निकाले बिना दूसरे पार्ट को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सी एंड डी को, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं रब कर देता हूं, ये समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है ना। तो अब हम सी और डी पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, यहीं से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पार्ट आप समझ गए, ए और बी पार्ट। तो आपको प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल भी क्या है, वो प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है इवेंट्स का। तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी और आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर 1/4, दूसरे पार्ट का आंसर 1/3 आ गया, ठीक है ना, 1/3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब देखो सी पार्ट क्या कहता है और सी पार्ट की क्या जरूरत पड़ेगी डी पार्ट में, अभी आपको समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर दे देता मैं इसी में ना, तो आधे लोगों को होता ही नहीं, आधे लोग क्या 90% नहीं कर पाएंगे डी पार्ट। मैं लिख के दे देता हूं, जितने लोग पढ़ते हैं गेट की तैयारी करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। आपको पीडीएफ बताना है, fxx नहीं, fxx तो गिवन था। कंडीशनल पीडीएफ एक तरह से यहां पूछ ली गई है। क्या पूछा गया आपसे, कंडीशनल पीडीएफ। fxx क्या रिप्रेजेंट करता है कि रैंडम वेरिएबल x वैल्यू ले रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू व्हेन रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू x। fx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, नोटेशंस को। आप नोटेशंस नहीं समझते हो, इसीलिए लॉजिक नहीं समझते हो कि निकालना क्या है। आधे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैलकुलेशन का मतलब क्या है, ये आएगा कैसे। यहाँ पे CDF का बहुत बेहतरीन यूज आने वाला है। व्हाई वी नीड टू स्टडी CDF, आपको यहाँ पता चलेगा। जो लोग CDF नहीं पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इजीली सॉल्व तो नहीं होगा बेटा, है ना, उसमें कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के ही करेंगे। मैं एकदम फ्लॉलेसली सॉल्व करूंगा, एकदम इजीली सिंप्लीफाइड वे में, एकदम लॉजिकली, ठीक है। fx ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि रैंडम वेरिएबल x जो कि कंटीन्यूअस है, तभी उसके लिए PDF, वो x सैंपल वैल्यू ले रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सिंगल सैंपल वैल्यू लेने की 0 होती है, तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसीलिए डिफाइन करते हैं ना। तो x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, यही तो है। तो यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये स्मॉल x वेरिएबल है, ये कैपिटल X है, कैपिटल X। ये क्या बता रहा है, ये क्या पूछना क्या चाह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, लेकिन कब बताना है ये चीज, ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल x 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले चुका है तब बताना है। ये क्या बताना है, रैंडम वेरिएबल x has already taken the value greater than 1/2, then what is the probability density that x takes the value small x। कंडीशनल PDF है, मतलब x रैंडम वेरिएबल मुझे पता है कि 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले चुका है, फिर जितने स्मॉल x पॉसिबल है -∞ से ∞ तक, उनकी वैल्यू, उन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, ये बता रहा है कंडीशनल PDF। समझ में आ रही बात? x ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले चुका है, ये मुझे पता है, फिर जितने सैंपल पॉसिबल है -∞ से ∞ स्मॉल x सैंपल, उन सारे सैंपल को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, ये बताना हो गया कंडीशनल PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो आप बताओ, अगर x ऑलरेडी 1/2 से ज्यादा हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम तो प्रोबेबिलिटी कम, इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, फिर किसी सैंपल वैल्यू को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, वहीं से मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस सैंपल वैल्यू की। तो एक तरह से क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई कि नहीं, मतलब x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, तो जो डिफरेंट सैंपल्स पॉसिबल है -∞ से ∞, अब उन सैंपल्स को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी जब ये इवेंट अगर नहीं होती, उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अलग चीज आ जाती कि नहीं। मैं कहूं x की स्मॉल x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ये अलग होगी, और अगर कैपिटल X 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले चुका है, ये इवेंट मुझे पता चल चुकी है, फिर x की x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ अलग आएगा कि नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, फिर x के स्मॉल x यहाँ वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, स्मॉल x है, जितने -∞ से ∞ सैंपल हैं स्मॉल x, उन सारे सैंपल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कब निकालनी है, हमें ये पता है कि x 1/2 से ज्यादा हो चुका है, उसके बाद ये निकालनी है, इसको कहेंगे कंडीशनल PDF, और उसी की जरूरत पड़ेगी इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालने में, ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, CDF से करोगे। तो मैं अब एक CDF डिफाइन कर रहा हूं, कंडीशनल CDF। क्या, ध्यान से देखो, कंडीशनल CDF मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। क्या ये कंडीशनल CDF ये बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x सैंपल, रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x सैंपल के लिए या स्मॉल x वैल्यू के लिए या एट पॉइंट स्मॉल x क्या CDF होगा, CDF फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जबकि मुझे ये पता है कि x 1/2 से ज्यादा हो चुका है, ये इवेंट हो चुकी है x ग्रेटर देन 1/2 वाली, देन रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x सैंपल वैल्यू लेने का CDF फंक्शन क्या होगा, ये मुझे बताना है, क्योंकि इस CDF फंक्शन को अगर मैं पता कर लूंगा तो इसके डिफरेंशिएशन से मुझे ये PDF मिल जाएगा, क्योंकि कंडीशनल चीज है। यहाँ पे CDF फंक्शन हमेशा क्या देता है, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आता है, तो इसीलिए यहाँ CDF फंक्शन का कैलकुलेशन बहुत ईजी है।
क्योंकि CDF फंक्शन किसके बारे में बात करता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू x। और कंडीशनल, जब यहां कंडीशनल PDF आ गया तो हम कंडीशनल CDF निकालेंगे। कंडीशनल CDF का क्या मतलब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के कंडीशनल CDF निकाल लेंगे और कंडीशनल CDF को डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, कंडीशनल PDF निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मतलब क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी अगर fx होता था तो क्या कहता था, probability that x random variable takes the value x, that is the CDF function of random variable x at point x। तो probability x less than or equal to x बताता है fx क्या है at point x, लेकिन fx कब निकालना है, हमारे पास एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है कि x 1/2 से ज्यादा वैल्यू निकाल लिया है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन x कब बतानी है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है तब बतानी है। ये इवेंट हो चुकी है, x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, फिर मैं अगर निकालूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू x, तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, कंडीशनल CDF फाइंड कर रहा हूं, CDF फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं एट पॉइंट x। लेकिन कब, किस केस में, x ऑलरेडी 1/2 हो चुका है, फिर मैं x लेस देन आर इक्वल टू x की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो मैं कंडीशनल CDF फाइंड आउट कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू x, है ना, एट स्मॉल x इज इक्वल टू x, ये मैं निकाल रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो x की x वैल्यू, सैंपल वैल्यू लेने की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी माइनस इंफिनिटी, हम क्या fx में क्या करते थे, माइनस इंफिनिटी, अगर fx की वैल्यू एट स्मॉल x इज इक्वल टू x फाइंड आउट करना था तो माइनस इंफिनिटी से लेके x तक के जितने सैंपल होते थे उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव। अब क्या है, आपको पता है कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है x ग्रेटर देन 1/2 वाली, तब आपको माइनस इंफिनिटी से x तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब ये चेंज हो जाएगी कि नहीं, ये इवेंट हो चुकी है तब माइनस इंफिनिटी से x सैंपल की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी, और ये इवेंट मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं, केवल माइनस इंफिनिटी से x के सैंपल की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी, तो ये कंडीशनल CDF फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कुछ अलग आएगी, जो नॉर्मल CDF फंक्शन fx की वैल्यू है। तो अब देखो इसको हम बता देते हैं, और ये भी क्या है, कंडीशनल CDF फंक्शन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x जो कंटीन्यूअस वेरिएबल है, इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी करो, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करो और CDF फंक्शन की वैल्यू बता दो एट डिफरेंट x। तो चलो करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, x अगर स्मॉल x लेस देन 1/2 है, मैं ऐसा क्यों लिया, जितने सैंपल पॉइंट जो x लेस देन 1/2 हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2 तक एंड लेस देन 1/2 वाले जितने सैंपल पॉइंट हैं, उन सैंपल पॉइंट्स के लिए मैं fx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे -0.5 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, -0.6 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, -0.9 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, 1/4 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी। तो इस रेंज में वो सारे सैंपल आ जाएंगे जो माइनस इंफिनिटी से 1/2, उनके लिए fx फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, देखो क्या होगी, उनके लिए क्या होगी, आप लिखोगे ना fx की वैल्यू, यही तो लिखोगे, x लेस देन आर इक्वल टू x। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2, इन दोनों इवेंट का क्या इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 1/2, यही तो लिखते हो, E1/E2 की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, अगर ये स्मॉल x, ये कैपिटल X है बेटा, ध्यान रखना, कैपिटल X है, यहाँ कैपिटल X है, स्मॉल x केवल यहाँ है। अगर स्मॉल x लेस देन 1/2 है, तो जैसे लेट से -0.5 या 1/4 ले लो, तो x लेस देन आर इक्वल टू 1/4 एंड x ग्रेटर देन 1/2 में कोई कॉमन पॉइंट्स आएंगे। x ग्रेटर देन 1/2 क्या कर रहा है, 1/2 से लेके इंफिनिटी तक के जो सैंपल हैं वो वाले पॉइंट्स। x लेस देन आर इक्वल टू x क्या कह रहा है, x से कम वाले जितने सैंपल हैं माइनस इंफिनिटी तक। तो अगर स्मॉल x की वैल्यू 1/2 से कम है, लेट से 1/4, तो ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके 1/4 तक के जो सैंपल हैं उनकी, वो वाले सैंपल की ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इवेंट कह रहा है 1/2 से ज्यादा वाले जितने सैंपल हैं, तो माइनस इंफिनिटी से 1/4 और 1/2 से इंफिनिटी, इसमें कोई कॉमन सैंपल्स हैं जो दोनों में है। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉमन सैंपल की प्रोबेबिलिटी बताना। इनमें कोई भी कॉमन सैंपल आ ही नहीं सकते, है ना। इवन इफ ये आप इक्वलिटी भी ले लो इस पे, ये क्या कह रहा है, x 1/2 के बराबर और 1/2 से कम जितने सारे सैंपल हैं उनके केस में fx बताना है। तो अगर ये मान लो x को 1/2 ले लिया, ये क्या बता रहा है, 1/2 के बराबर और उससे कम जितने सैंपल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। ये बता रहा है इवेंट
कि 1/2 से ज्यादा जितने सैंपल हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। कॉमन जब नहीं है कोई सैंपल तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ऊपर वाली 0, ये तो ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। x ग्रेटर देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है 1/4। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2 नीचे आपको पता है 1/4 है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो पता है, ये हो गया 0 क्योंकि इसमें कोई कॉमन सैंपल नहीं आया, तो ये क्या आ गया 0/1/4 इज नथिंग बट 0 आ गया। तो जितने आपके पॉइंट्स हैं स्मॉल x जो -∞ से 1/2 के बीच में लाई करते हैं, उन सब के लिए ये CDF फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ये 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब अगर x आपका ग्रेटर देन 1/2 और अगला पॉइंट कहां आता है 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1/2 एंड ये 1 तक है, ग्रेटर देन 1/2 एंड 1 तक है, तब क्या होगा? और फिर ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। इक्वल टू 1 यहां ले लो, इक्वल टू 1 ना लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 को इक्वल टू लो ना लो, कॉन्टिन्यूअस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1/2 से 1 की रेंज में अगर ये x है तो देखो fx की वैल्यू क्या, यही तो लिखोगे x लेस देन आर इक्वल टू x इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 1/2। अब ये कह रहा है 1/2 से जितने ज्यादा सैंपल हैं अप टू इन्फिनिटी तक उनकी प्रोबेबिलिटी, ये बता रहा है उन सैंपल्स की। ये बता रहा है x पॉइंट कहां लाई कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में, ये पॉइंट 1 कहीं यहां होगा और x पॉइंट यहां है। ये क्या बता रहा है ये इवेंट? -∞ से लेके x तक जितने सैंपल्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी, और ये इवेंट बता रही है 1/2 से ज्यादा वाले सैंपल। तो दोनों में कॉमन कितना है बेटा? 1/2 से लेके x तक वाला पोर्शन ही तो कॉमन है, और उन्हीं सैंपल की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं? ध्यान से बताओ। -∞ से x और 1/2 टू इन्फिनिटी, इन दोनों में कॉमन है 1/2 टू x। तो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1/2 टू स्मॉल x। किसी पे इक्वलिटी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी हो ना हो, रेंज बस पता हो काफी है, ठीक है ना, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2 ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो fx की वैल्यू इस रेंज के लिए निकल जाएगी, ठीक है ना। इसको मैंने मिटा दिया, आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता? उस रेंज के अंदर 1/2 से लेके x रेंज के अंदर इसके PDF कर्व का एरिया निकाल लो। x रैंडम वेरिएबल है ना, dx डिवाइडेड बाई, ये तो 1/4 है मुझे पता है, ठीक है। तो 4 ऊपर चला गया, 1/2 से x के बीच में fx का एरिया, और x पॉइंट क्या है? 1/2 से 1 के बीच में है। x पॉइंट कहाँ है? 1/2 से 1 के बीच में कहीं यहाँ पे है। तो 1/2 से 1 के x के बीच में fx की वैल्यू कितनी है? 1/2 है कि नहीं? तो 1/2 से x के बीच में ये वैल्यू 1/2 है। dx 1/2 को बाहर करो, 2 dx का इंटीग्रेशन x 1/2 टू x आ गया। ये क्या हो गया? ये 2 इंटू x माइनस 1/2, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, यही आएगा। x पॉइंट कहीं यहाँ था 1 से कम ही ना, तो 1/2 टू x के बीच में क्या हो गया? fx 1/2 हो गया, ठीक है ना। वहीं से इंटीग्रेशन कर लिया। तो अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 इंटू x माइनस 1/2, 2 को अंदर ले जाओ 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, आपने होप कर लिया होगा, पॉज करके नहीं तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी तो खत्म करना है। तो ये हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 हो गया बिटवीन x 1/2 टू 1। तो -∞ से 1/2 की रेंज कवर हो गई, 1/2 से 1 की अब कौन सी रेंज बची? x की ग्रेटर देन 1। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो देखो ध्यान से, ये आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू x इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1/2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2। अब देखो यहां ध्यान से, ये क्या कह रहा है? 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने सैंपल हैं उसको ये इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। x पॉइंट अब क्या है? स्मॉल x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, मान लो ये 1 पॉइंट है, तो x पॉइंट ग्रेटर देन 1 कहीं यहां लाई कर रहा है। ये क्या कह रहा है? -∞ से x तक जितने सैंपल है उनकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट कह रहे 1/2 से इन्फिनिटी तक के जितने सैंपल है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या हो गई? 1/2 से लेके x तक के ही सैंपल तो कॉमन है, क्या है?
1/2 से लेके x तक के सैंपल ही तो बेटा कॉमन है, 1/2 से लेके x तक के सैंपल ही तो कॉमन है दोनों में। ये इवेंट करे -∞ से x तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी, ये करे 1/2 से इन्फिनिटी, तो दोनों में कॉमन क्या है 1/2 to x, और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉमन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और x जहां पे क्या है ग्रेटर देन 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1/2 to स्मॉल x, यही कॉमन है इन दोनों में, और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2। तो ये तो 1/4 है, इसको 1/4 करोगे 4 ऊपर चला जाएगा, और इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/2 to x fx dx कह दो। जहां पे x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो x पॉइंट कहीं यहां पे है, और 1/2 पॉइंट कहीं यहां पे है, तो 1/2 से x के बीच में एरिया निकालना है किसका, पीडीएफ करो का, किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पीडीएफ करो का एरिया, तो 1/2 to x, तो 1/2 to 1 में तो fx क्या है 1/2, और 1 to x में क्या है 0 है, तो इसको मैं दो भाग में अगर ब्रेक कर दूं तो ये 1/2 to 1, ये आ गया 1/2 dx, प्लस आपका 1 to x में क्या है ये 0 into dx, यही तो होगा। 1/2 to 1 एंड 1 to x में ब्रेक कर दिया, तो ये देखो ये वाला तो इंटीग्रेशन 1 to x में 0 हो गया एरिया, क्योंकि fx 0 है, और यहाँ पे कितना आ गया 1/2 बाहर x 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/4, तो ये 4 इंटू क्या आ गया 1/4 प्लस 0, ये 1 ही आना था, 1 आना भी चाहिए था, 1 आ गया। तो फॉर x ग्रेटर देन 1 fx की वैल्यू 1 है, और x ग्रेटर देन 1 वाले रेंज में ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट भी आएगा। 1 से ज्यादा जितने सैंपल्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं, उन सब के लिए आपके CDF करो की वैल्यू कितनी है 1, तो x ग्रेटर देन 1 वाले में ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉइंट आएगा, और उस पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे CDF करो की वैल्यू क्या होती है 1 होनी चाहिए। 1 आ रही है कि नहीं, 1 ही आएगी बेटा, पॉसिबल ही नहीं कुछ और आ जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब मैं इस CDF को प्लॉट कर लेता हूं, फिर इसका PDF मैं ड्रॉ कर दूंगा। देखो ध्यान से, या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या fx, ये लिखा हुआ ये है ना fx(x) x ग्रेटर देन 1, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है 0 है फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो ये 0 0 0 कहां तक 0, यहां तक 0, 1/2 पॉइंट तक ये 0, स्मॉल x यहाँ पे, स्मॉल x का ये फंक्शन है। x 1/2 से 1 के लिए ये लाइन है जिसका स्लोप 2 है, और x इज इक्वल टू 1/2 अगर पॉइंट यहां रखें, ये दोनों पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है क्या 1/2 तक ये 0, फिर ये ग्रेटर देन 1/2 वाला पॉइंट यहां, तो 1/2 पॉइंट दोनों में जस्ट टच कर रहा है। तो 1/2 पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें 2 × 1/2 - 1, 2 × 1/2 इज 1, 1 - 1 क्या 0, तो एट x इज इक्वल टू 1/2 पे तो ये लाइन की वैल्यू 0 है, एंड एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगी वैल्यू 2 × 1 - 1, 1 हो जाएगी। तो एक लाइन है जिसका स्लोप है 2 बिटवीन, और ये लाइन कहां तक एग्जिस्ट कर रही है 1/2 से लेके 1 तक ही एग्जिस्ट कर रही है, और इस लाइन का स्लोप है 2, और वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1, ग्रेटर देन 1 के लिए भी वैल्यू क्या है फिर तो कांस्टेंट हो गई 1। तो देख लो ये आपने प्लॉट कर दिया किसका, CDF प्लॉट कर दिया इस कंडीशनल PDF के करस्पॉन्डिंग, या इस कंडीशनल CDF को आपने प्लॉट कर दिया। देखो ध्यान से, ये भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, सिंपली इसी को मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएशन करो मुझे ये कंडीशनल PDF मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा, क्या होगा -∞ से 1/2 में fx(x), ये कंडीशनल CDF 0 है, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, अप टू 1/2 तक ये क्या हुआ 0 हुआ। 1/2 से 1 के बीच में एक लाइन है, और लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है CDF, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो लाइन का स्लोप होता है। किसी भी लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता क्या है, वो कांस्टेंट होता है जो लाइन का स्लोप है। तो लाइन का स्लोप कितना है 2, तो 1/, और लाइन कहां तक एग्जिस्ट कर रही है केवल 1/2 से 1 के बीच में, तो इस लाइन का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट आएगा 1/2 से 1 के बीच में, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी लाइन का स्लोप, एंड दैट लाइन स्लोप इज नथिंग बट 2। तो ये आ गया 2 बिटवीन 1/2 to 1, और 1/2 के पहले तो डिफरेंशिएशन 0 था। अब देखो यहां पे 1 से ज्यादा के लिए क्या है
एफ एक्स एक्स क्या है, कांस्टेंट है 1 पे, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एफ एक्स एक्स ऑब्लिक एक्स ग्रेटर देन 1/2 का। ये भी देखो एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ही आया, जो एक कंडीशनल पीडीएफ निकाले इसके करस्पॉन्डिंग वाला अगर रैंडम वेरिएबल कंडीशनल पीडीएफ है, कंडीशनल सीडीएफ जो निकाले वो एक और रैंडम वेरिएबल हो गया कि नहीं, एक तरह से ध्यान से देखो, जिसका सीडीएफ कुछ अलग है और पीडीएफ कुछ अलग है, डिफरेंट पीडीएफ आया मतलब आपको डिफरेंट रैंडम वेरिएबल एक तरह से मिल गया ना। तो ये जो कंडीशनल सीडीएफ और कंडीशनल पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल मिला वो अलग मिला। ये भी देखो यूनिफॉर्म है, 1/2 से 1 कितनी रेंज है, 1/2, और हाइट कितनी है 2, एरिया अंडर करो देखो क्या है, रेक्टेंगल। ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी इस पीडीएफ करो के अंदर टोटल एरिया -∞ से इन्फिनिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी टोटल एरिया निकालोगे तो -∞ से इन्फिनिटी में केवल एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आएगा, और इस तो टोटल एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एंड टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इस रेक्टेंगल का एरिया 1 होना चाहिए। तो देखो 1 है कि नहीं, 1 है। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल खतरनाक, आपने निकाल दिया तो इसको भी आपने प्लॉट कर दिया, कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आप प्लॉट कर लो। तो 1/2 से 1 में ये 2 है, बस मैं ये याद कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं गेट के क्वेश्चन लूंगा, सीडीएफ और पीडीएफ से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, until unless you don't know the CDF and application of CDF, you cannot find the solution of these questions। और आ जाएगा तो आप कर भी नहीं पाओगे। हो सकता था एग्जाम में दे देता कि PDF of this random variable will be conditional PDF, क्या होगा, प्लॉट कर दो भाई, 4 प्लॉट दे देता, आधे से ज्यादा लोग वहीं पे धराशायी हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते, है ना। अब बताओ ये क्या पूछा गया है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, केवल बाय हार्ट रटना जरूरी नहीं है बेटा। मेरे लिए रटना सबसे बेकार चीज है ना, लॉजिकली समझ के किसी चीज को याद रखो, दैट इज ओके, है ना, बट रट्टा मारो केवल बिना समझे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ये क्या बता रहा है, क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्लिक एक्स ग्रेटर देन 1/2। ये क्या कहना क्या चाह रहा है, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हो तो क्या निकालते हो, इस चीज को समझो। इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें पहले समझे थे वो कितना लॉजिकल, कितना क्रिटिकल है, यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, है ना। ये क्या बताता है, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, सैंपल वैल्यूज, उन सैंपल वैल्यूज का जो वेटेड एवरेज है उसी को आप कहते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो कहते हो। अब ये क्या कह रहा है, random variable x has already taken the value greater than 1/2, x 1/2 से ज्यादा वैल्यूज ले चुका है। अब जो सैंपल वैल्यूज -∞ से इन्फिनिटी पॉसिबल है, यहां पे जो, अब देखो पहले क्लियर कर लेते हैं, x जो डिफरेंट सैंपल वैल्यूज लेता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, उन सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू x कैसे निकालते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू x निकालने का मतलब जो वो सैंपल वैल्यूज ले रहा है उनका वेटेड एवरेज। तो आप कैसे निकालते हो, जो सैंपल वैल्यूज ये ले रहा है वो सैंपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और समेशन करते जाते हो राइट फ्रॉम -∞ से इन्फिनिटी, तो इससे आपको वेटेड एवरेज मिल जाता है, यही करते हो। अब यहां क्या कह रहा है कि x अगर 1/2 से ज्यादा हो चुका है, फिर रैंडम वेरिएबल x के किसी सैंपल x को लेने की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग हो जाएगी कि नहीं। अगर रैंडम वेरिएबल x केवल सैंपल वैल्यू स्मॉल x लेता, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी। अगर ये मुझे पता है कंडीशन कि x ऑलरेडी 1/2 से ज्यादा वैल्यू सैंपल वैल्यू ले चुका है, फिर x के किसी स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग। तो अब जो सैंपल वैल्यूज डायरेक्टली यहां पे x जो स्मॉल x सैंपल लेता था उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, और यहां पे रैंडम वेरिएबल x जो स्मॉल x सैंपल वैल्यूज लेगा उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग होंगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का क्या मतलब, जो सैंपल वैल्यूज ली उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनका समेशन कर दो इन सारे सैंपल्स पे, तो वही आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहां पे जो x, अब x स्मॉल x सैंपल्स लेने वाला है -∞ से इन्फिनिटी, उन सबकी अब क्या निकलेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो अब यहां पे जो x स्मॉल x सैंपल्स लेता उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आएगी। अब यहां पे जो x है
वो जो स्मॉल एक्स सैंपल्स लेगा उनकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ये आपको पता है कि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है। फिर रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल एक्स सैंपल लेने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी होगी, और जो प्रोबेबिलिटी होगी सैंपल वैल्यू एंड दैट प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन करोगे और उनका समेशन कर दोगे तो आप वेटेड एवरेज निकाल लोगे जो उसने सैंपल वैल्यू लिया। तो यहां पे जो आप सैंपल वैल्यूज लेगा उनकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। अब उन सैंपल वैल्यूज का ही आपको वेटेड एवरेज निकाल देना है, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू आप ये हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है और आपको पता है स्मॉल x सैंपल वैल्यू ले रहा है और आपको ये पता है कि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? देखो क्या होगी, ये होगी कि नहीं, ध्यान से बताओ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, तो रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में dx से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस केस में रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है, स्मॉल x सैंपल ले रहा है, और हमें यह पता है कि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, देन इस स्मॉल x सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी कि नहीं? अब बताओ। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो स्मॉल x सैंपल लेने, रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? fx होती। लेकिन रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि यहां कंडीशन लगा है, क्या होगी? अगर x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है, ये इवेंट हमें पता है, तो क्या होगी? पहले मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लिया कि रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है अगर x ग्रेटर देन 1/2 इवेंट हो चुकी है उस केस में। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को dx से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गई? स्मॉल x रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल वैल्यू लेने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई अगर x ग्रेटर देन 1/2 कंडीशन हो चुकी है। यही तो हुआ। ये पूरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंडीशन है क्या कि x ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x सैंपल ले रहा है, कब? जब x ग्रेटर देन 1/2 इवेंट हो चुकी है, ये पता है, तब उस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है ये, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को dx से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया कि रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर x ग्रेटर देन 1/2 इवेंट पता हो चुकी है कि हो चुका है, वो ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी अगर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? जो ये सैंपल वैल्यू लिया वो इनटू उस सैंपल वैल्यू को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, और जितने सारे सैंपल हैं -∞ से ∞, सबके लिए यही x इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करो और सबको ऐड कर दो। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस सारे सैंपल्स हैं तो इंटीग्रेशन समेशन x इंटू इंटीग्रेशन। तो अब निकाल लो बेटा, -∞ to ∞ x इंटू fx मुझे पता है, ठीक है। वो कैसा था बेटा? ध्यान से देखो, 1/2 to 1 के बीच में वो 2 था, ये fx x ऑब्लिक x ग्रेटर देन 1/2, ठीक है ना, ये पता था। तो -∞ से 1/2 में ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा x इंटू ये, क्योंकि x इंटू fx की ये इसकी वैल्यू 0 है तो x इंटू 0 इज 0, तो इंटीग्रेशन 0। 1 से ∞ में भी ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा x इंटू दिस। केवल 1/2 से 1 में ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि fx वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक करके लिख देता हूं क्या, सिंपली 1/2 to 1 x इंटू, और इस रेंज में 1/2 to 1 में fx ऑब्लिक x/2 कितना है? 2 है। ये क्या आ गया? dx। देखो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, x²/2 यही तो होगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 1/2 to 1। तो यहाँ 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/4, ये कितना आ गया? 3/4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट 3/4 आएगी आंसर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है? x स्मॉल x सैंपल ले रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटीज अगर पता है उन सैंपल्स लेने की तो x इंटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो एडिशन। यहाँ पे x अगर स्मॉल x सैंपल ले रहा है, लेकिन कब? कंडीशन के साथ। तो आपको यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि x स्मॉल x सैंपल ले रहा है
जब x ग्रेटर देन 1/2 इवेंट हो चुकी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर वो सैंपल इनटू दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई करते हुए समेशन कर दो। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में पहले कंडीशनल पीडीएफ निकालो। ये कंडीशनल पीडीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के स्मॉल x सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है अगर इवेंट x ग्रेटर देन 1/2 हो चुकी है, या कंडीशनल पीडीएफ है, ठीक है ना। और कंडीशनल पीडीएफ निकालने के लिए कंडीशनल सीडीएफ लिखना चाहिए, क्योंकि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कंडीशनल पीडीएफ कैलकुलेट करना इतना इजी चीज नहीं है। आप कंडीशनल पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां पे आएगी? कंडीशनल सीडीएफ में, क्योंकि सीडीएफ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि सीडीएफ फंक्शन क्या होता है? f(x) इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x। वहां से हमने कंडीशनल सीडीएफ निकाला, फिर कंडीशनल पीडीएफ, और कंडीशनल पीडीएफ से कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली। तो ये थोड़ा सा गेट लेवल, और गेट लेवल पे गेट प्लस लेवल है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन लेकिन गेट में डेफिनेटली आ सकता है बेटा, ये ऐसा नहीं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये लैंग्वेज का मतलब समझने में आधे लोगों को आता ही नहीं, इसीलिए रट्टा मारते हैं। चीजों को छोटे छोटे ब्रेक करो, हो क्या रहा है, फिर आप रिलेट कर पाओगे कि आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। और जब आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो पता है, तो आपको करना बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये लेक्चर मैं यहीं क्लोज करता हूं, इसको ध्यान से देखना। जो लोग सॉल्व कर लिए थे बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाए थे तो देखो यहां बहुत कुछ सीखने को है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज्यादा कुछ नहीं लगाना था। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। अगर आपने सॉल्व कर लिया, सीख लिया, तो आप बहुत लोगों से आगे हो इस केस में, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में गेट के क्वेश्चन लूंगा सीडीएफ और पीडीएफ पे बेस्ड, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने मिक्स्ड, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई ना, कि देख के आप बता सकते हो बहुत सारी चीजें, तो एग्जाम में देख के वो सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा इलेबरेटिव और बहुत सारे पॉइंट बता के एक्सप्लेन करता हूं, ताकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको बार बार रिकॉल करके आपको अच्छे से याद करा दूं। लेकिन वो सब अगर आपको याद हो गया तो वो क्वेश्चन 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड के हैं, ठीक है। तो लेता हूं नेक्स्ट लेक्चर में गेट के क्वेश्चन, फिर हम मूव करेंगे गेट क्वेश्चन के बाद किस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे अच्छा एक रैंडम वेरिएबल का मैप करके दूसरा रैंडम वेरिएबल होना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, फिर उसको सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।